अरे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्टडीस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानिकृत दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुद्धाय। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। इस श्लोक को मैंने श्रीमद् भगवत गीता से लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ टुडेज आर: चीन आयातित सोलर उपकरणों पर लगाम की तैयारी में सरकार। चीन आयातित सोलर उपकरणों पर लगाम की तैयारी में सरकार। सोलर सेल्स, इन्वर्टर व मॉड्यूल्स पर 40% तक आयात शुल्क का प्रस्ताव। सौर ऊर्जा उद्योग से चीन की कंपनियों को बाहर करने और भारतीय कंपनियों को मजबूत करने के उद्देश्य से नरेंद्र मोदी सरकार सोलर मॉड्यूल्स, सोलर सेल्स और इन्वर्टर का बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाने का ऐलान किया जाएगा। वैसे नवीन ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने पहले ही इस बारे में अपनी मंशा जता दी थी, लेकिन अंतिम फैसला गुरुवार को प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बुलाई गई एक अहम बैठक में किया गया। सोलर सेक्टर से जुड़े कुछ उपकरणों पर तो इस वर्ष अक्टूबर से आयात शुल्क लगाए जाएंगे। कुछ उपकरणों पर अगले वर्ष जुलाई से बेसिक सीमा शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। भारत में लगाई जाने वाली सौर परियोजनाओं में 70 से 90% तक का उपकरण चीन निर्मित होते हैं। चीन सीमा शुल्क लग जाने के बाद इसका आयात महंगा होगा और कंपनियां भारत में ही इन उत्पादों के निर्माण के प्रोत्साहित होंगी। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और एमएनआरआई के बीच कई चरणों की बातचीत के बाद सहमति बनी है। सोलर मॉड्यूल्स पर 10% और सोलर इन्वर्टर पर 20% की फीसदी बेसिक ड्यूटी इसी वर्ष अक्टूबर से लागू होनी चाहिए, जबकि मॉड्यूल्स पर सीमा शुल्क की दर जुलाई 2021 से 40% करने और सेल्स पर 25% का सीमा शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। अभी सोलर सेल्स, मॉड्यूल्स और इन्वर्टर पर 15% की दर से सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई हुई है। हाल ही में इन्हें 29 जुलाई 2021 तक लगाए जाने का फैसला लिया गया। सरकार मानती है कि यह आत्मनिर्भर भारत योजना को बढ़ावा देगा, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनने की तरफ बढ़ रहा है, तब इसका फायदा घरेलू उद्योग को भी होगा। आर.के. सिंह ने जुलाई में कहा था कि भारत बिजली सेक्टर में चीन से आयात को घटाने के लिए कदम उठाएगा। बिजली सेक्टर देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इस वजह से भी सरकार इसमें घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। सीएए व एनआरसी पर बांग्लादेश ने दिए मिजाज बदलने के संकेत। पिछले एक वर्ष से राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और नागरिकता संशोधन कानून जैसे मुद्दे को लेकर भारत के साथ रिश्तों में तल्खी दिखा रहे बांग्लादेश के मिजाज में बदलाव के संकेत हैं। ढाका के दौरे पर गए भारतीय विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला के साथ मुलाकात न तो पीएम शेख हसीना ने और न ही वहां के विदेश सचिव मसूद बिन मोमेन ने उक्त मुद्दे को उठाया। पीएम हसीना जिस तरह से कोरोना के बावजूद बहुत ही कम समय की नोटिस पर भारतीय प्रतिनिधियों से मिलने तैयार हुई, उसे भी नई दिल्ली सकारात्मक तौर पर ले रहा है। ढाका के संकेत के बावजूद भारत उसकी चीन से बढ़ती नज़दीकियों को लेकर सतर्क है और ऐसा कोई भी कदम फिलहाल उठाने से परहेज किया जाएगा जो हसीना सरकार के लिए घरेलू राजनीति में दिक्कतें पैदा करे। लिहाजा न सिर्फ बांग्लादेश के लिए भारत की मदद की रफ्तार को तेज की जा रही है, बल्कि उसकी जो चिंताएं हैं उनका समाधान भी निकाला जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव का मानना है कि भारत की मदद से बांग्लादेश में चलाई जा रही कई परियोजनाओं में से रामपाल मैत्री पावर प्लांट वह भारत बांग्लादेश से फ्रेंडशिप पाइपलाइन के अलावा 3 अहम रेल कनेक्टिविटी परियोजनाओं का आखुर, अगरतला, चिलाहाटी, जल्दीबारी और खुलना मांगला रेल लाइनों का काम अगले वर्ष पूरा हो जाएगा। भारत ने बांग्लादेश से प्रस्ताव किया कि इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने को संयुक्त निगरानी व्यवस्था की जाएगी। गौरतलब है कि 1320 मेगावाट की रामपाल मैत्री परियोजना बांग्लादेश की सबसे बड़ी बिजली परियोजना होगी और 130 किलोमीटर लंबी फ्रेंडशिप पाइपलाइन परियोजना वहां डीजल की कमी को हमेशा के लिए खत्म करने वाली होगी। भारतीय संसद ने अगस्त 2019 में सीएए पर मुहर लगाई थी और उसके बाद से ही बांग्लादेश सरकार के रूप में बदलाव है। पहले पीएम हसीना के कैबिनेट के कई मंत्रियों की भारत यात्रा रद्द कर दी गई और उसके बाद पीएम ने सार्वजनिक तौर पर इसको लेकर अपनी नाखुशी जताई। भारत के आर्थिक विकास को टेक्नोलॉजी और युवा देंगे रफ्तार, स्टीफन श्वार्ज़मैन। भारत में पिछले 15 वर्षों से निवेश कर रहे अमेरिकी निवेशक, परोपकारी और ब्लैकस्टोन ग्रुप के सह संस्थापक स्टीफन ए. श्वार्ज़मैन कोरोना के कारण पैदा हुए भूतपूर्व आर्थिक संकट के दौर में भी भारत के आर्थिक विकास को लेकर काफ़ी आशान्वित हैं।
वे रविवार 23 अगस्त को IIT बॉम्बे के दीक्षा समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस आयोजन के पहले IIT बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में M.Tech सचिव मेहरोत्रा ने जागरण समूह के लिए विशेष बातचीत की। इस कठिन समय में आप भारत के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या इनके लिए एक मौका साबित हो सकता है? कोई भी चुनौती या बाधा एक अवसर साबित हो सकती है। कोई भी चुनौती या बाधा एक अवसर साबित हो सकती है। इस समय पूरी दुनिया एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना कर रही है, लेकिन युवाओं को इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की अग्रणी स्थिति यहाँ के युवाओं के लिए काफ़ी फायदेमंद है। हालांकि कोरोना महामारी के कारण कई क्षेत्रों में बिखराव पैदा हुआ, लेकिन कई क्षेत्रों में तेज प्रगति भी नजर आ रही है। मैंने अपनी पुस्तक व्हाट इट टेक्स में कई उदाहरण दिए, कैसे मैंने बड़े संकटों के दौरान भी खुद के लिए नए अवसर पैदा किए। अपनी पुस्तक में आपने बड़े सपने देखने, वाजिब कल्पनाओं का पीछा करने की बात कही। बड़े सपने देखने की बात कैसे डाली जा सकती है? मैंने एक सबसे अच्छी सलाह है कि वाजिब कल्पनाओं का पीछा करो। इसने मेरे करियर को अलग अलग समय पर मेरी खूबी मदद करी। अगर आप किसी चीज़ को लेकर प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हासिल करना किसी छोटे लक्ष्य से जितना ही आसान हो जाता है। मगर आप बड़ा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते हैं तो सफल हो जाते हैं, तो इसका प्रतिफल छोटे लक्ष्य के मुकाबले बहुत ज़्यादा होगा। बड़े लक्ष्य में विफल होने पर भी मूल्यवान सबक मिलते हैं, जो भविष्य में आपकी कामयाबी का आधार बनते हैं। बहुत अच्छी बात कहा आपने, स्टीफन श्वार्ज़मैन। तो बड़े लक्ष्य बनाइए दोस्तों, बड़े लक्ष्य। हारना जीतना ये जिंदगी का पहलू है। डोकलाम के पास दीवार बिल्डिंग बना रहा है चीन। ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के बीच चीन ने डोकलाम के पास अपनी एक्टिविटी बढ़ाई है। 2017 में डोकलाम में भी भारत और चीन के बीच विवाद हुआ था और फिर 73 दिन के गतिरोध के बाद चीन के सैनिक पीछे हटना पड़ा था। इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक चीन ने जून और जुलाई में डोकलाम के पास नया निर्माण काम किए हैं। यह नॉर्थ डोकलाम की जनरल एरिया में निर्माण काम हो रहा है। चीन इस ट्रांजैक्शन पर सिंच लगा और टोरसा नाला के साथ लगी दीवार पर काम आगे बढ़ा रहा है। सिंचला से करीब 1 किलोमीटर साउथ ईस्ट की तरफ यह बहुमंजिला इमारत भी बना रहा है। सिंचला के पश्चिम की तरफ चोटियों पर करीब 13 इलेक्ट्रिक पोल भी देखे गए हैं। ये जानकारी मिली है कि सिंचला से पश्चिम की तरफ एक पैदल चलने वाले रास्ते को भी चीन अपग्रेड कर रहा है। फिल्मी दुनिया के अंधेरे पक्ष। इस आर्टिकल को लिखा है क्षमा शर्मा, लेखिका साहित्यकार है। हिंदी फिल्मों में युवा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद करीब 2 माह बाद इसकी जांच CBI को सौंप दी गई है। उनकी मृत्यु किन हालात में हुई, वह हत्या थी या आत्महत्या, इस मामले की जांच CBI के सौंपे जाने के पहले विभिन्न टीवी चैनलों और सोशल मीडिया में जैसा अभियान चला वह अभूतपूर्व है। इस अभियान के बीच हिंदी फिल्म जगत में भाई भतीजावाद की बहस चली और इसकी भी वहाँ के कुछ खास समूह सक्रिय हैं जो अपना दबदबा कायम रखने में कुछ भी करने के तैयार रहते हैं। कंगना रनौत के एक इंटरव्यू के बाद इस बहस ने और जोर पकड़ लिया। निस्संदेह एक संभावनापूर्ण अभिनेता का इस तरह से चले जाना सचमुच दुर्भाग्य है, लेकिन इस मामले में राजनीतिक दल जिस तरह से कूदे वह भी हैरान करता है। कहा जा रहा है कि बिहार में जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं और चूंकि सुशांत बिहार के थे इसलिए उनके बहाने युवाओं के वोट बटोरने का मौका देखा जा रहा है। सुशांत के पहले भी कई अभिनेता अभिनेत्री आत्महत्या कर चुकी है, मगर याद नहीं पड़ता कि उनके बारे में किसी ने इतनी चिंता प्रकट की हो या इस तरह का अभियान चला हो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों को देखा जाए तो हर साल अपने देश में करीब 90,000 पुरुष आत्महत्या करते हैं। वे तरह तरह की मुश्किलों का सामना न कर पाने कारण कर ऐसा कदम उठाते हैं। इसमें बहुत सारे युवा होते हैं, लेकिन ये गरीब गुरबे किसी खबर में नहीं आ पाते। क्या इन मौतों की इतनी गहन जांच पड़ताल होती है? साल में करीब 90,000 कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये तो न तो सेलिब्रिटी होते हैं और न ही उन्हें सामने रखकर किसी चुनाव में हार जीत तय हो सकती है। इसलिए इनकी तकदीर भी मौत ही लिखी होती है। आखिर एक मौत और हजारों मौत के में फर्क कैसे? क्या हमारे आंसू, हमारी सारी बहसें समर्थ के लिए ही होती हैं? आमतौर पर किसी की मौत पर हल्ला गुल्ला तब तक नहीं मचता तब तक वह प्रसिद्ध न हो। सुशांत सिंह की मौत कैसे हुई इसका पता लगाना ही चाहिए, मगर मीडिया और नेताओं को यह भी बताना चाहिए कि 90,000 के लाख लोग इनकी चिंताएं ऐसा क्यों नहीं है? क्या इनके परिवार वोट नहीं देते, या फिर जब सब एक जैसी बातें कर रहे हो तब हम पब्लिसिटी के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाना बेहतर समझते हैं? इसका उत्तर जो भी हो, फिल्मों में भाई भतीजावाद की बहस अच्छी है। आज फिल्मों में धर्मेंद्र, अमिताभ, मिथुन चक्रवर्ती, अक्षय कुमार आदि आसानी से जगह नहीं बना सकते, क्योंकि इन्हीं और इन जैसे बेटे बेटियों के स्टार इज बर्न कहलाने लगते हैं। वे ही चारों तरफ छाए हुए हैं। सैफ अली खान, करीना कपूर के सुपुत्र तैमूर जन्म के बाद ही मीडिया के उसी हिस्से के जरिए एक बड़ी सेलिब्रिटी बना दिए गए जो आज बॉलीवुड में भाई भतीजावाद का जिक्र कर रहा है। अभिनय आए न आए,
अभिनय आए ना आए, अगर आप किसी बड़े फिल्मी परिवार से जुड़े हैं तो आपको फिल्मों में आसानी से प्रवेश मिल जाता है। वरना तो आप हर साल लाखों युवक युवतियों फिल्मों में भाग्य आजमाने के लिए मुंबई की ओर रुख करते हैं और सफलता एक कंगना या सुशांत को ही मिलती है। बाकी सफलता की राह देखते देखते खत्म हो जाते हैं। बहुत से अवांछित धंधों में लिप्त हो जाते हैं। वे जिन गाँव कस्बों या छोटे शहरों में दौड़कर माया नगरी में आते हैं, वहाँ कभी लौट कर नहीं जा पाते, चाहे भी कैसे। जिनसे कहकर आए थे वे एक दिन बड़े अभिनेता अभिनेत्री बनने का उनका सपना कैसे करेंगे। वैसे भी असफल का साथी कौन होता है? एक सफल कंगना या सुशांत के पीछे लाखों असफल युवा अपनी किसी मामूली सी सफलता की राह तकते हैं। यदि एक बार फिल्म में ब्रेक मिल भी जाए तो अगले की राह आसान नहीं होती। हर शुक्रवार की सफलता और किसी भी असफलता की खबर लेकर आता है। शिखर की फिसलन चुभती भी बहुत है। फिल्म दुनिया में महिलाओं के सुखों की तो बात ही क्या। जब हजारों की नौकरी पाने के लिए महिला को तमाम तरह की मुश्किलों से गुजरना पड़ता है तो वहाँ मामला करोड़ों का होता है। भाई भतीजावाद की तरह कास्टिंग काउच फिल्मों की एक भयानक सच्चाई। लेकिन कितनी अभिनेत्रियों को इस सच के बारे में बातें करते देखा है। कुछ तो इसे संघर्ष का हिस्सा कहती हैं। यदि एक बार सफलता मिल जाए तो फिर कौन पूछता है। फिल्मी दुनिया में सफलता एक ऐसा मानक बन गया जिसमें सारे अंधेरे पक्ष छिपे जाते हैं। मीटू के वक्त भी ऐसी अभिनेत्रियों के मुंह खोलना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जैसे ही वे ऐसा करेंगी वैसे न केवल उनका करियर चौपट कर दिया जाएगा बल्कि कहीं काम भी नहीं मिलेगा। फिल्म जगत में अभिनेता और अभिनेत्रियों के मेहनताने पे बहुत अंतर है, लेकिन युवाओं के लिए खुद को रोल मॉडल बताने वाली और मंच पर क्रांति और बदलाव का उपदेश बखारने वाली अभिनेत्रियां इस भेदभाव के लिए कितनी आवाज़ उठा पाती हैं। वे उन महिलाओं को सच्चाई से रूबरू नहीं कर पाती जिससे वे कहती रहती हैं वे चाहे कर सकती हैं। बीते ज़माने की अभिनेत्री हंसा वाडकर बहुत हिम्मत वाली थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा में फिल्म जगत के शोषण को बयान किया था। लेकिन सवाल यही है कि आज की अभिनेत्रियां इन बातों पर मौन क्यों रहती हैं। ध्यान रहे कि कई अभिनेत्रियां बयान दे चुकी हैं, शोषण आखिर क्या नहीं है।